है। तभी वहाँ पर एक जहरीला सर्प उसके पलंग के पास आ जाता है और राजकुमारी को डस लेता है। अरे पुत्री, उठ जाओ, सुबह हो गई है। तुम इतनी देर से सो रही हो। महारानी के बार बार बोलने पर भी जब राजकुमारी नहीं उठी तो महारानी ने राजकुमारी की चादर खींच ली तो देखा कि किसी सर्प ने राजकुमारी के हाथ पर काट लिया है। हाय राम राम राम, ये क्या हो गया मेरी पुत्री को? महाराज जल्दी आइए, हमारी पुत्री को किसी जहरीले सर्प ने काट लिया है। इतना सुनते ही राजा वहाँ पर आ जाता है। अरे पुत्री, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारे लिए पता नहीं कितने बड़े बड़े सपने देख रहा था और तुम हमें छोड़कर चली गई। महाराज, ये समय आंसू बहाने का नहीं है। हमें किसी झाड़ फूक करने वाले साधु को बुलाना चाहिए। सैनिकों, जाओ और पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो, जिसने भी मेरे राजकुमारी को ठीक कर दिया मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा और राजकुमारी का विवाह भी उसी के साथ कर दूंगा। राजा का आदेश होते ही सारे सैनिक पूरे राज्य में घूम घूम कर घोषणा करने लगते हैं। सुनो सुनो सुनो, राजा की पुत्री को एक जहरीले सर्प ने काट लिया है, जिसकी वजह से राजकुमारी की मृत्यु हो गई है। यदि कोई इंसान राजा की पुत्री को ठीक कर देगा तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा तथा राजकुमारी का विवाह भी उसी युवक के साथ कर देगा। सुनो सुनो सुनो, राजा की पुत्री को एक जहरीले सर्प ने काट लिया है, जिसकी वजह से राजकुमारी की मृत्यु हो गई है। यदि कोई इंसान राजा की पुत्री को ठीक कर देगा तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा तथा राजकुमारी का विवाह भी उसी युवक के साथ कर देगा। लोहार के बेटे ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह मन ही मन बहुत ही खुश होता है और सारी बात अपने पिता को जाकर बता देता है। अच्छा ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर प्रेम वहाँ से निकल पड़ता है और जल्दी ही राजमहल में पहुँच जाता है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राजकुमारी को जीवित कर सकता हूँ। हाँ हाँ युवक, क्यों नहीं। अभी तक तो इतने सारे लोगों ने कोशिश की है, लेकिन कोई भी मेरे पुत्री को ठीक नहीं कर पाया है। अब तुम भी प्रयास करके देख लो। राजा की आज्ञा मिलते ही प्रेम अपना वही चमत्कारी पत्थर निकालता है और राजकुमारी के माथे पर उस पत्थर को स्पर्श करा देता है। पत्थर के स्पर्श होते ही राजकुमारी के अंदर फिर से प्राण आ जाते हैं और राजकुमारी पुनः उठकर खड़ी हो जाती है। यह देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से दोनों का विवाह करवा देते हैं। अब तो प्रेम खुद एक राजा बन चुका था। महाराज, आज आप इतना दुखी क्यों लग रहे हैं? क्या बात है? कुछ नहीं राजकुमारी जी, आज मुझे मेरे भैया की याद आ गई थी। पता नहीं वो कहाँ होंगे और किस हालत में होंगे। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। फिर प्रेम अपनी सारी कहानी राजकुमारी को बताता है। लेकिन स्वामी, आज से कुछ महीने पहले ही एक ऐसा ही युवक आया था और उसने हमारे राज्य पर आक्रमण किया था, तो हमारे पिताजी ने उस युवक को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। प्रेम ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह तुरंत कारागार के पास जाता है तो देखता है उसका बड़ा भाई कारागार के अंदर बंद है। भैया, आप इस कारागार के अंदर कैसे आ गए? कान्हू ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह तुरंत उठ खड़ा होता है और सामने देखता है तो उसका छोटा भाई खड़ा होता है। अपने छोटे भाई को देखकर कान्हू रोने लगता है। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं हमेशा तुम्हें छोटी छोटी बातों पर धिक्कारता रहता था। अहंकार में मैं अंधा हो चुका था। इस अहंकार की मद में चूर होकर मैं इस कारागार में आ गया। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, आप माफी मत मांगिए। यदि आपको अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका है तो आप पूरी तरह शुद्ध हो चुके हैं। सैनिकों, इस कारागार का दरवाजा खोल दिया जाए। इतना कहते ही सैनिक तुरंत कारागार का दरवाजा खोल देते हैं और कान्हू को बाहर निकाल लेते हैं।
फिर वह सारे लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।